हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। और आज के इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10 अंग्रेजी का क्वेश्चन बैंक, जिसे एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। और ये आगामी बोर्ड की जो परीक्षा होने वाली है कक्षा 10 की, उसमें जिस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे उससे संबंधित यहाँ पर बहुत सारी एक्सरसाइज दी गई है। हालांकि ये सारी एक्सरसाइज यहाँ पर अनसॉल्व है और मैं उनको सबको आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर। और आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25। और इससे पहले पिछले वीडियोस में हम क्वेश्चन नंबर 24 तक सॉल्व कर चुके हैं। और यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं और आपने अभी तक मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे तो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। और वहाँ आप मेरे अब तक के सारे पिछले वीडियोज़ देख सकते हैं। एक चीज़ ये कि आप वीडियो को पूरा देखें, इट विल बी वेरी यूज़फुल टू यू। लेट्स बिगिन। अब ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25, ये यहाँ पर आपकी पोइम के ऊपर आधारित होगा। यानी आपके कोर्स में जो 2-3 पोइम हैं उनमें से किसी भी पोइम में से आपके यहाँ पर 2 स्टेंजाज आएंगे और उनको आपको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ हम कुछ एक्सरसाइज लेते हैं। कुछ पोइम्स के हमने यहाँ पर स्टेंजाज लिए हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो मैं उनको यहाँ पर सॉल्व करूँगा आपके लिए। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 25, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजाज। यानी ये जो स्टेंजाज है उनमें से आपको एक हल यहाँ पर करना है विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के साथ। तो पहला स्टेंजा लेते हैं हम यहाँ पर। टू लाफ इज़ टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। To laugh is to risk appearing the fool. To weep is to risk appearing sentimental. यानी हंसने में मूर्ख बन जाने का खतरा है या मूर्ख दिखाई देने का खतरा है। और to weep is to risk appearing sentimental, और रोने में संवेदनशील दिखाई देने का खतरा है। To reach out for another is to risk involvement. किसी की मदद करने में मदद करने वाले के साथ आपकी संलग्नता दिखाई देने का खतरा है। टू एक्सप्रेस फीलिंग इज़ टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। और अपनी भावनाओं को लोगों के सामने उजागर करने में अपनी पोल खुल जाने का खतरा है। यानी अपना ट्रू सेल्फ बाहर एक्सपोज होने का खतरा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका स्टेंजा है जो रिस्क नाम की पोइम में से आया है। और इस पोइम को लिखा है एक महान कवि जेनेट रेंड के द्वारा। तो आइए हम इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं यहाँ पर। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, पहले हम इस तरह लिखेंगे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। और इसमें 2-3 चीज़ें याद रखेंगे कि भाई ये जो स्टेंजा है, जो लाइन यहाँ पर आई है, वो कौन सी पोइम से है और इसका राइटर कौन है। 2 चीज़ तो आपको यहाँ पर ये याद रखनी है। और एक इसकी सेंट्रल आइडिया बताना है कि भाई इस लाइन के द्वारा कवि क्या चीज़ कहना चाहता है, क्या चीज़ कन्वे करना चाहता है। तो देखिए जैसे हमने इसको किया, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम रिस्क। ये जो लाइनें हैं यहाँ पर जो दी गई हैं वो रिस्क नाम की कविता से है। रिटन बाई जेनेट, जैसे जेनेट रेंड ने लिखा है। आगे देखिए, द पोइट सेज, कवि ये कहता है, दैट देयर इज़ रिस्क इन एवरीथिंग वी डू। यानी हर काम जो हम करते हैं उस हर काम में कोई ना कोई रिस्क होती है, कोई ना कोई जोखिम होता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए आप। द पोइट सेज, पोइट ये कहता है, दैट वी कैन डू नथिंग विदाउट टेकिंग रिस्क। कवि ये कहता है कि हम कोई भी काम बिना रिस्क लिए नहीं कर सकते। कवि ये कहता है कि हम बिना रिस्क लिए कोई भी काम नहीं कर सकते। देयर इज़ ए रिस्क ऑफ बीइंग कॉल्ड ए फूल इन लाफिंग। कवि हमको ये बताता है कि हंसने में लोग आपको फूल कह सकते हैं, यानी फूल कहे जाने का खतरा है, यानी मूर्ख कहे जाने का खतरा है। देयर इज ए रिस्क ऑफ बीइंग सेंटिमेंटल इन वीपिंग। और रोने में सेंटिमेंटल होने का खतरा है, यानी सेंटिमेंटल होने का जोखिम है, संवेदनशील होने का जोखिम है।
एंड इन हेल्प अदर्स, और यदि हम दूसरों की सहायता करते हैं तो देयर इज़ ए रिस्क ऑफ बीइंग इंडल्ज्ड, तो उसमें इंडल्ज होने का खतरा है, यानी संलग्नता का खतरा है। एंड इफ़ वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स बिफोर अदर्स, और यदि हम दूसरे लोगों के सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी भावनाओं को उजागर करते हैं, तो देयर विल बी ए रिस्क ऑफ बीइंग शोइंग आवर ट्रू सेल्फ, तो यहाँ पर हमारा ट्रू सेल्फ उजागर हो जाने का खतरा है, यानी हमारी वास्तविकता उजागर हो जाने का खतरा है। देयरफॉर, इसलिए देयर इज़ रिस्क इन एवरीथिंग वी डू, इसलिए कवि ये कहता है कि हर वो कार्य जो हम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं जोखिम ज़रूर होता है, यानी बिना जोखिम का कोई काम इस दुनिया में नहीं है। अब अथवा में देखिए आप, अब देखिए एक और स्टेंजा, माई करेज रिवाइव्ड, मेरा साहस दोबारा से मेरे पास आ गया, रिवाइव हो गया। इन माई फॉर्चून्स डिस्पाइट, मेरे दुर्भाग्य के बावजूद भी। एंड माई हैंड वाज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वाज लाइट, और मेरा मन जितना हल्का था उतना ही उससे अलग मेरे जो हाथ था, मेरा जो दायां हाथ था वो उतना ही मजबूत था। इट रेज्ड मी फ्रॉम शोरो, इस मेरे दाएं हाथ ने मुझे दुखों से, कष्टों से ऊपर उठाया। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, इस मेरे दाएं हाथ ने मुझे दुखों से बचाया। इट फेड मी, इस मेरे दाएं हाथ ने मुझे भोजन कराया। एंड क्लैड मी, मुझे कपड़े पहनाए। अगेन एंड अगेन, बार बार। तो लीजिए यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले हम रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर देंगे। तो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है कि ये कौन सी कविता का स्टेंजा है और इसमें इसका राइटर कौन है, और कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है कि इन लाइनों में कवि क्या बात आपसे कहना चाहता है, यानी यहाँ पर आपको 2-3 अपना जो सेंट्रल आइडिया वो यहाँ पर दिखाना है। तो ये देखिए आप, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम माई गुड राइट हैंड, ये जो लाइनें हैं ये माई गुड राइट हैंड नाम की पोइम में से ली गई है। रिटन बाई चार्ल्स मैके, जिसे चार्ल्स मैके के द्वारा लिखा गया है। द पोइट सेज, कवि ये कहता है, दैट इट इज़ आवर हार्ड वर्क दैट गिव्स अस एवरीथिंग, यानी ये हमारा हार्ड वर्क ही है जो हमको हर चीज़ उपलब्ध कराता है, यानी हमारी सहायता करने वाला हमारा अपना स्वयं का हार्ड वर्क ही है, हमारा अपना कठोर परिश्रम है, और कोई भी इस दुनिया में हमारी सहायता नहीं कर सकता सिवाय अपने हाथ के, सिवाय अपने कठोर परिश्रम के। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पर। द पोइट सेज, कवि ये कहता है, दैट व्हेन नोबडी हेल्प्ड द पोइट, यानी जब किसी भी व्यक्ति ने कवि की सहायता नहीं की, इन हिज पॉवर्टी, यानी जब वो गरीब हो गया था, पॉवर्टी में यानी गरीबी में, ही डिसाइडेड, तब कवि ने डिसाइड किया, निश्चय किया, टू ट्रस्ट गॉड एंड हिज हार्ड वर्क, अपने भगवान के ऊपर और अपने हार्ड वर्क के ऊपर, यानी अपने दाएं हाथ के ऊपर, यानी हार्ड वर्क के ऊपर। और इससे ये हुआ कि हिज करेज केम बैक, उसका जो साहस था जो खो गया था वो दोबारा से लौट करके उसके पास आ गया, यानी कवि के अंदर दोबारा से साहस जीवित हो गया। एंड ही वर्कड हार्ड, और कवि ने फिर कठोर परिश्रम किया। ही थॉट दैट हिज हैंड वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, तब कवि ने ये सोचा कि उसका जो हाथ था वो बहुत मजबूत था। एंड हिज मूड वेरी चीयरफुल, और उसका जो मूड था वो बहुत ही आनंददायक था। हिज हार्ड वर्क लिफ्टेड हिम अप फ्रॉम सोरो एंड पेन, उसके हार्ड वर्क ने ही उसको दुखों से और कष्टों से ऊपर उठाया। इट गेव हिम फूड टू ईट एंड क्लॉथेज टू ड्रेस अप, यानी कवि आगे ये बताता है कि कवि के अनुसार कि मेरे दाएं हाथ ने, कहने का मतलब मेरे हार्ड वर्क ने ही मुझे खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया और पहनने के लिए मुझे कपड़े उपलब्ध करवाए। हिज हार्ड लेबर डिड ऑल गुड थिंग्स टू हिम वेरी वेल, कवि आगे बताता है कि उसके हार्ड वो लेबर के कारण ही,
यानी उसके कठोर परिश्रम के कारण ही सभी अच्छी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से उसे मिली। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी कड़ी में हम एक और यहाँ पर एक्सरसाइज लेते हैं, एक और स्टेंजा। Bards of power had sung their claims, the rose can never tower like the pale lily with her Juno man. But is the lily lovelier? Thus between flower fractions rank the strife in Psyche's bower. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ द लोटस नाम की पोइम में से ये स्टेंजा लिया गया है और यहाँ पर कवियों के समूह में आपस में झगड़ा होता है इस बात को लेकर के कि भाई एक समूह कहता है कि लिली का फूल ज़्यादा अच्छा है और एक समूह कवियों का ये कहता है कि रोज़ का फ्लावर ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह कवियों के दो गुट बन जाते हैं और वो अपने अपने फूल की प्रशंसा में जो है गीत गाते हैं या अपने अपने जो है फूल की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखते हैं। लेकिन बाद में ये कवियों के समूह साइक के बॉवर में जाते हैं और उनमें आपस में जो झगड़ा होता है उसके बारे में ये वहाँ पर चर्चाएं करते हैं और अपने अपने फूल की प्रशंसा में बताते हैं और ये सिद्ध करना चाहते हैं कि भाई उनका फूल ही ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो आइए देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द लोटस। ये जो लाइनें हैं ये एक कविता द लोटस से ली गई है, रिटन बाई तोरू दत्त, जिसे तोरू दत्त ने लिखा है। थ्रू दीज लाइन्स द पोइटेस टेल्स अस। इन लाइनों के माध्यम से कवियत्री हमको ये बताती है अबाउट द क्वेरल बिटवीन द फ्रैक्शंस, यानी कवियों के गुटों के आपसी झगड़े के बारे में बताती है। वन ग्रुप प्रेजेज लिली, एक कवियों का गुट लिली नाम के फ्लावर की प्रेज करता है, प्रशंसा करता है। एंड अदर ग्रुप इज विद रोज, जबकि दूसरा जो कवियों का ग्रुप है वो गुलाब के फूल की तरफ है, यानी वो गुलाब के फूल की प्रशंसा करता है। तो आइए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। द पोइट्रेस डिस्क्राइब्स द क्लेम्स मेड बाई टू ग्रुप्स ऑफ फ्लावर लविंग पोइट्स। पोइट्रेस वर्णन करती है द क्लेम्स मेड बाई टू ग्रुप्स ऑफ फ्लावर लविंग पोइट्स, फूल प्रेमी कवियों के दो गुटों के क्लेम्स के बारे में। एक ग्रुप ऑफ एमिनेंट पोइट्स, महान कवियों का एक ग्रुप, प्रेजेस द फ्लावर ऑफ लिली, लिली के फूल की प्रशंसा करता है। दे क्लेम दैट द रोज फ्लावर कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, और ये जो ग्रुप है कवियों का वो ये बताता है कि गुलाब का फूल लिली के फूल की तरह सीधा खड़ा नहीं हो सकता विद प्राइड, गर्व के साथ। एज द लिली फ्लावर स्टैंड्स स्ट्रेट, जिस तरह लिली का फूल सीधा तन कर के बड़े गर्व के साथ खड़ा होता है। एंड द अदर ग्रुप ऑफ पोइट्स प्रेजेज द ब्यूटी ऑफ रोज, जबकि कवियों का दूसरा जो ग्रुप है, जो दूसरा गुट है, वो गुलाब के फूल की प्रशंसा करता है और ये बताता है कि गुलाब का फूल ज़्यादा अच्छा होता है। दे आर्ग्यू दैट, वे इस बात के लिए आर्ग्यू करते हैं दैट द लिली फ्लावर लुक्स पहले, कि लिली का जो फूल है वो पीला सा दिखाई देता है। एंड स्टैंड्स लुकिंग लाइक द गॉडेस जूनो, और जूनो देवी की तरह जो है खड़ा रहता है, और जूनो नाम की जो देवी है उसकी तरह खड़ा रहता है तन करके सीधा। द क्वेश्चन इज इफ़ द लिली इज़ लवलियर देन द रोज, प्रश्न ये उठता है कि भाई लिली का फूल ज़्यादा लवलियर है या रोज़ का फूल ज़्यादा अच्छा है। ऑन दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न पर बोथ द ग्रुप्स, ये दोनों ही जो ग्रुप्स थे कवियों के, गैदर्ड इन साइक्स बॉवर, साइक के बॉवर में यानी लता कुंज में इकट्ठे होते हैं। टू एस्टेब्लिश, ये सिद्ध करने के लिए, द सुपरियोरिटी ऑफ देयर फेवरेट फ्लावर, यानी अपने अपने प्रिय फूल को ज़्यादा अच्छा बताने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक और यहाँ पर एक्सरसाइज लेते हैं, एक और स्टेंजा लेते हैं। जैसे ये देखिए आप,
गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस एज द रोज and stately as the lily in her pride. But of what color? Rose red, love first choice. Then prayed, no, lily white, or both provide. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्टेंजा है ये भी द लोटस नाम की पोइम से लिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम द लोटस। ये जो पोइम की लाइनें हैं ये लोटस नाम की कविता से ली गई है, रिटन बाय तोरू दत्त, और इन्हें तोरू दत्त के द्वारा लिखा गया है। यानी द लोटस नाम की जो पोइम है उसकी लेखिका जो कवियत्री है वो तोरू दत्त है। तो दीज लाइन्स आर अबाउट द डिज़ायर ऑफ लव टू गेट सच ए लवली एंड स्पेशल फ्लावर, यानी लव की इच्छा यहाँ पर इन लाइनों के द्वारा बताई गई है, और वो एक ऐसा लवली और स्पेशल फूल प्राप्त करना चाहता है विच पजेसेस द ब्यूटी ऑफ बोथ द फ्लावर्स, जिसके अंदर दोनों ही फ्लावर्स की सुंदरता हो। यानी उसके अंदर, यानी कवियत्री हमको यहाँ पर ये बताना चाहती है कि लव जो है वो एक ऐसा फूल प्राप्त करना चाहता है जिसमें लिली और रोज़ दोनों की ही क्वालिटी हो, दोनों की सुंदरता उसमें शामिल हो। एक्सप्लेनेशन, इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में के अंदर, इन दीज लाइन्स द पोइट डिस्क्राइब्स द कन्वर्जेशन बिटवीन लव एंड फ्लोरा। इन लाइनों के माध्यम से पोइट हमको फ्लोरा और लव के बीच में जो बातचीत हुई थी उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। इन दीज लाइन्स द पोइट डिस्क्राइब्स, इन लाइनों के अंदर पोइट डिस्क्राइब्स करता है, वर्णन करता है द कन्वर्जेशन, बातचीत का, बिटवीन लव एंड फ्लोरा, फ्लोरा और लव के मध्य, यानी फ्लोरा और लव के मध्य जो बातचीत हुई थी उसका वर्णन इन लाइनों के माध्यम से कवि हमको बताता है। लव आस्क्स फ्लोरा टू गिव हिम सच ए ब्यूटीफुल फ्लावर। लव फ्लोरा के पास जाता है, फूलों की देवी के पास जाता है, और फूलों की देवी के पास जाकर के उनसे कहता है कि हे देवी, मुझको एक ऐसा आप सुंदर फूल दीजिए दैट शुड हैव चार्म एंड स्वीटनेस ऑफ द रोज़, जिसके अंदर रोज़ नाम के फूल जैसी मधुरता हो और उस जैसा आकर्षण हो, एंड स्ट्रेट लाइनेस एंड प्राउड अपीयरेंस ऑफ द लिली, और उस फूल के अंदर लिली जैसी गर्वीली अपीयरेंस हो और उसके अंदर सीधे तन के खड़े रहने का गुण भी हो। फ्लोरा आस्क्स ऑफ विच कलर ऑफ फ्लावर ही वुड लाइक। तब फ्लोरा लव से ये कहती है कि बताओ किस रंग का फूल आपको चाहिए। लव फर्स्ट चोज रोज़ रेड कलर। तो सर्वप्रथम लव जो है लाल रंग का गुलाब का फूल मांगता है, एंड देन लिली वाइट, और उसके बाद में वो उसको याद आती है एक चीज़ और, फिर वो कहता है कि नहीं नहीं लिली वाइट, यानी लिली जैसा सफ़ेद होना चाहिए। एंड देन फाइनली ही प्रेड, अंत में फिर वो अपनी बात से थोड़ा बदलता है, पलटता है, और फिर उसे याद आता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं भाई, मुझे एक ऐसा फूल दीजिए देवी जिसके अंदर दोनों की ही गुण शामिल हों, फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, यानी जिसके अंदर दोनों ही फूलों के गुण समाहित हों, ऐसा फूल मुझे दीजिए। और आखिर में फ्लोरा जो है लव को लोटस का फूल देती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम इतनी बात करेंगे और अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वाचिंग माय वीडियोस, स्टे एट होम, स्टे सेफ, बार बार हाथों को धोएं, 2 गज की दूरी बना कर के रखें, इमरजेंसी हो तो बाहर जाएं, चेहरे पे मास्क लगाएं और सरकार की गाइडलाइन का पालन करें और पढ़ते रहें।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।